नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। शेल्टर होम पीड़ित की हाईकोर्ट में याचिका, जिसमें पीड़ित ने दायर की मध्यस्थी याचिका। राज्य सरकार से 50 लाख के मुआवजे की मांग की गई है। पीड़ित ने सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन देने की गुहार पीड़ित की तरफ से लगाई गई है। पीड़ित ने मध्यस्थ याचिका दायर की है। राज्य सरकार से 50 लाख के मुआवजे की मांग की गई है। साथ ही साथ पीड़ित ने सरकारी नौकरी देने की भी मांग रखी है। आपको बताते चलें कि कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन देने की गुहार पीड़ित की तरफ से लगाई गई है। महिला विकास मंच के सहयोग से हाईकोर्ट ये पीड़ित पहुंची और इस याचिका के साथ ही पटना के गायघाट शेल्टर होम केस में अब नया मोड़ आ गया है। मामले की पीड़ित ने शेल्टर होम की सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन समाज कल्याण विभाग ने बिना जांच उसके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। और पटना हाईकोर्ट की फटकार के बाद इस मामले में पीड़ित लड़की का बयान दर्ज किया गया है। अब लड़की ने हाईकोर्ट में न सिर्फ पुलिस सुरक्षा की गुहार लगाई है, बल्कि सरकार से मुआवजे और सरकारी नौकरी तक की भी मांग की है। अभी हमने इंटरवीनर पिटीशन फाइल किया है विक्टिम की ओर से। जो पीड़िता हैं वो अपनी पिटीशन में अपनी बातों को रखी हैं। उन्होंने कहा है कि कॉम्पनसेशन के रूप में 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी और प्रोटेक्शन और रहने की उन्हें सुरक्षा दी जाए, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके, ताकि वो दर दर ना भटके, जिस तरीके से उनको मजबूर कर दिया गया भटकने के लिए, और वो सामान्य लड़की की तरह अपना जीवन यापन करें। तो इस वक्त देखिए, शेल्टर होम पीड़ित मामले में नया मोड़ आ चुका है। राज्य सरकार से पीड़ित ने 50 लाख के मुआवजे की मांग की है। हाईकोर्ट में पीड़ित की तरफ से ये गुहार लगाई गई है कि उसे पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जाए। सुरक्षा को लेकर भी चिंतित, और ऐसे में अब प्रोटेक्शन की मांग की गई है। पीड़ित ने मध्यस्थ याचिका दायर की है। अब ये नया मोड़ इस वक्त पूरे मामले में सामने आता हुआ राज्य सरकार से, जहां पर 50 लाख के मुआवजे की मांग, जान की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत। हमारे सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, इस पूरे मामले में अब माना जाए कि हाईकोर्ट के जैसे ही फटकार की बात सामने आई, उसके बाद तमाम बिंदुओं पर जांच की शुरुआत भी, और अब खुद पीड़िता की तरफ से ये तमाम मांगे रखी गई हैं। रितु, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल रितु, अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के एंट्री के बाद से ये माना जाए कि अब पीड़ित ने सरकारी नौकरी, सुरक्षा और मुआवजे की मांग रखते हुए इस पूरे प्रकरण में अब और ज्यादा गंभीरता की जगह नजर आती है। जी बिल्कुल, देर शाम कल पीड़िता ने ये इंटरवेनिंग पिटीशन फाइल की है, जिसके तहत उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर के खास करके ये मांग की है कि उनकी सुरक्षा के लिहाज से उनको सबसे पहले तो पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल करके सामने आया है, उसके बाद वो अपनी सुरक्षा को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित है, काफी आशंकित भी है वो। तो इसको लेकर के उन्होंने डाला है। साथ ही क्योंकि उनकी जो अब सोशल स्टेटस है वो भी उस तरीके से नहीं देख पा रही है वो, और उनको समझ नहीं आ रहा कि अब वो आगे क्या करेंगी, तो उस लिहाज से भी उन्होंने अपने लिए एक सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग करी है। और मुआवजा जो है तकरीबन उन्होंने 50 लाख रुपए मांगे हैं। जो पिटीशन फाइल की गई है हाईकोर्ट में, उसमें 50 लाख मुआवजे की मांग है। और उनका सीधे तौर पर ये राज्य सरकार को कहना है, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ जो भी सारी चीजें हुई है उसमें राज्य सरकार के जो कर्मी हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो सरकार है ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अब उनका जो सुरक्षा और साथ ही साथ उनका जो जीवन को लेकर के जिस तरीके से वो अब क्या करेंगी और क्या नहीं, उन सारी चीजों पर भी बिल्कुल रितु, चूंकि पीड़ित की तरफ से मध्यस्थ याचिका दाखिल की गई है, जिसमें महिला विकास मंच अब सामने आ चुका है। इस मध्यस्थ याचिका को किस रूप में देखा जाए इस पूरे प्रकरण में?
जी बिल्कुल, महिला विकास मंच जो है वो लगातार पीड़िता की तरफ से वो इस मामले को उठाती रही है और उन्होंने अपनी तरफ से लगातार इस चीज को रखा है सामने की। और अभी जो ये नया मामला जो निकल कर आया है, सबसे जो इसमें मोड़ आया है नया, वो यही है कि उन्होंने पीड़िता को अब आगे कर दिया है। अब वो कहीं ना कहीं बैक सीट पे चली गई है। महिला विकास मंच की जो भी सारी तमाम अध्यक्ष से लेकर के जितनी भी सारे जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका कहना है क्योंकि पीड़िता आगे खुद आना चाहती है और वो अपनी लड़ाई जो है वो खुद लड़ना चाहती है, तो वो एक सहयोग के रूप में उनके साथ खड़ी है और वो लगातार उनके साथ ही है। और लेकिन क्योंकि पीड़िता जो है वो अब अपना मामला खुद आगे आकर के लड़ना चाहती है और उसका कहना है क्योंकि जिस तरीके से ये मामला पूरा उठा है, उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा पे उसको सबसे ज्यादा अपनी सुरक्षा को लेकर के वो काफी ज्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है। तो इस लिहाज से उसने ये निर्णय लिया है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं और ऐसे में सुरक्षा की मांग अब पीड़िता की तरफ से की जा रही है। कहीं ना कहीं जान की सुरक्षा को लेकर के भी अब ये पीड़ित चिंतित है। जो गंभीर सवाल इसकी तरफ से किए गए हैं, कई आरोप लगाए गए हैं, और ऐसे में क्या अब ये माना जाए कि जब ये मध्यस्थी याचिका दाखिल की गई है, सुनवाई कब तक इसे लेकर? 7 फरवरी को जो है वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो हाईकोर्ट ने लिया था, उसको लेकर के आगे जो भी सारी इस पूरे मामले को लेकर की प्रक्रिया है वो 7 फरवरी को कोर्ट में एक बार वापस से पेशी होगी। उस दिन पहली पीड़िता के अलावा जो दो और 3 पीड़िताएं जो और निकलकर सामने आई हैं, वो भी अपना बयान देंगी उस दिन। तो उसके बाद ही सारी चीजें निकल करके क्लियर होंगी कि क्या किस तरीके से सारा ये जो प्रोसीडिंग है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जो मामला अभी तक जो नई चीजें निकल कर आई है, उसमें यही आया है कि जो पीड़िता है उन्होंने इंटरवेनर पिटीशन डाला है और उसके तहत उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरे प्रकरण जो सामने निकल कर आई है उसमें कई सारे ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां पे उनकी तस्वीरें और उनके नाम को खुले तौर पर दिखाया गया, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर गई है। और इसी वजह से यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो खुलकर निकलकर अब सामने आई है और उन्होंने ये पिटीशन डाला है और अपनी सुरक्षा। और अब देखना होगा कि इस पिटीशन के दायर होने के बाद कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश और संज्ञान लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु रोहिणी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर देखिए, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने शेल्टर होम पीड़ित लड़की के आरोपों को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आरोप लगाने की वजह से विभाग के लोगों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और ना ही बिना गलती किसी को सजा ही दी जा सकती है। अदालत के संज्ञान लेने पर सफाई देते हुए उन्होंने जरूर कहा कि विभाग की तरफ से अदालत को रिपोर्ट भेजी जाएगी। मैं किसी दूसरे जगह के मामले से इसको नहीं जोड़ना उचित होगा। यह जो मामला है पटना के गाय घाट का, तो ये इसमें जांच विभाग के द्वारा कराया गया है और विभाग में जो जांच हुआ है वो निदेशक स्तर से जांच हुआ है और उसमें कहीं से भी जो आरोप लगाया गया जिन महिलाओं के द्वारा उनके द्वारा जो आरोप लगा उसमें कहीं भी सत्यता नहीं पाया गया। उसके बावजूद भी हम लोग इस का जानकारी लेने के लिए कल विभाग के प्रधान सचिव को भी हमने बुला करके डिटेल में जानकारी लिया, तो वो इस जांच को सही अभी तक जो है प्रथम दृष्टया जो जांच रिपोर्ट आया है उसको उनके द्वारा भी सत्यापित किया गया है और हमको नहीं लगता है कि इस मामले में बहुत ज़्यादा सत्यता है। उसके बावजूद भी अगर इसको फिर से हम लोग को देखना होगा, किसी भी व्यू से देखने की आवश्यकता होगी, तो हमने कहा है प्रधान सचिव महोदय को कि आप इसको हर तरह से जो भी शिकायत मिल रहा है उसमें कोई भी एंगल छोटे नहीं, इसको व्यापक स्तर से, चूँकि पूर्व में भी हम लोग इस तरह के जो घटना घटी है उसको देख चुके हैं और उसमें भी सरकार के द्वारा ही उसका जो है सर्वे करवाया गया था, जो आपको टाटा इंस्टीट्यूट के द्वारा अध्ययन हुआ था, जिसमें यह मामला प्रकाश में आया था। यह ऐसा नहीं है कि सरकार से बाहर कि कोई व्यक्ति इसका जांच करवाए थे। सरकार को जब संज्ञान में आया था तो मुजफ्फरपुर के घटना का उद्भेदन हुआ था और उसमें जो सजा मिला है, जो कार्रवाई हुआ है, वो सभी के नज़र के सामने में है। इसलिए और जो पटना का घटना है उससे इसका कोई तालमेल नहीं है। फिर भी हम लोग सतर्क हैं और पूरी तरह संवेदनशीलता से इसका हम लोग जांच भी कर रहे हैं और आगे भी इस पर हम लोग पूरा जो है सो नज़र रखे हुए हैं कि किसी तरह का कोई गलत काम कहीं अगर होता है उसको तत्परता से
दूर करने का उपाय किया जाएगा। लेकिन जो मामला जिन महिलाओं के द्वारा लगाया गया, हमको नहीं लगता उसमें कहीं कोई सत्ता है। फिर भी हम लोग इसको और संवेदनशीलता से और गहराई से इसको जांच करवाएं। आप विभाग ने जब क्लीन चिट दे दिया है शेल्टर होम को, ऐसे में हाईकोर्ट ने इसको कॉन्ग्निजेंस लिया। वो जो जांच टीम आई थी जुवेनाइल की, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है उसमें कहा कि कई अनियमितता देखी गई है वहाँ ना। सीसीटीवी के सिर्फ फुटेज के आधार पर कोई डिसीजन लेना सही नहीं है, लेकिन व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और सरकार से भी जवाब मांगा है कोर्ट ने। क्या कहेंगे? माननीय न्यायालय के द्वारा जो संज्ञान लिया गया है तो ये सही है, हम लोग को भी जानकारी मिला है। लेकिन जो क्लीन चिट वाली बात है तो विभाग का काम सिर्फ इतना नहीं है कि कोई आरोप लगा देगा और विभाग इसको स्वीकार कर लेगा। हाँ, उसमें सत्यता होगा, कहीं कोई कमी होगा तो उसको दूर किया जाएगा। लेकिन जो संगीन आरोप लगाए गए हैं उस तरह का मामला अगर नहीं साक्ष्य के तौर पर कहीं से भी आता है तो उसको विभाग कैसे स्वीकार कर लेगा? विभाग बिना गलती का किसी को कैसे सजा दे देगा? या विभाग का गलती नहीं होगा तो विभाग कैसे मान लेगा कि हमारी गलती है? संज्ञान लिए हैं तो हम लोग विभाग के स्तर से जवाब जाएगा उसका। रिपोर्ट मांगा गया पूरी तरह से, रिपोर्ट के तौर पर ही जवाब दिया जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं एक तरफ की जांच की जा रही है, जांच में जो भी चीजें सामने आएंगी वो रिपोर्ट के तौर पर कोर्ट के सामने भी रखी जाएंगी, जवाब तो दिया ही जाएगा। लेकिन इस बीच समस्या पर यह है कि जब जांच ही पूरी नहीं हुई है, जिस जांच की बात खुद मंत्री कह रहे हैं, उसके बगैर आरोपों को गलत कैसे साबित किया जा रहा है, कैसे क्लीन चिट दिया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करता है। पटना के गायघाट में जलमार्ग कार्यक्रम हुआ और इसका उद्घाटन किया गया। आज तस्वीरें देखिए आपके सामने, एक बड़ा मौका जब पटना से गुवाहाटी कार्गो जहाज इसकी शुरुआत की जा रही है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। कार्यक्रम में बिहार से गुवाहाटी के लिए कार्गो जहाज MV लाल बहादुर शास्त्री जहाज, ये जो जहाज है इसे ये नाम दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री जहाज, इसे रवाना किया गया, जिसमें FCI के 200 मीट्रिक टन चावल को रवाना किया गया है। कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तब से जल मार्ग को बढ़ावा देने की अनेक योजनाएं जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही, और आज मेरे लिए गर्व की बात है कि आज यहां से बिहार से असम की ओर माननीय मंत्री जी आपके यहां, मेरे यहां से आपके यहां आज यहां से चावल जाने वाला है। मैं इस ऐतिहासिक क्षण में फिर से एक बार आपका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और आपके विभाग को, जिन्होंने इस काम को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। नॉर्थ ईस्ट को और मजबूत करना है। इस बार के बजट में भी बहुत उसकी घोषणा की गई है और आज रिवर कनेक्टिविटी का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश को जोड़ने में विश्वास करती है और देश को जोड़ने के लिए फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और रिवर कनेक्टिविटी, ये तीनों जरूरी है। जलमार्ग से आज जो एक नई शुरुआत गंगा से ब्रह्मपुत्र को जोड़ने की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्बानंद जी आपके द्वारा और पीयूष गोयल जी की उपस्थिति में किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह आगे आने वाले समय में बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा साधन साबित होगा। और यह गंगा से ब्रह्मपुत्र को जोड़ने का जो काम आज आपने शुरू किया है, यह दो राज्यों के संबंधों को और अब बात बारिश और ओलावृष्टि की, जिससे बिहार में 800 करोड़ से ज्यादा की फसल का नुकसान अब तक हो चुका है। इस बारिश ने ठंड को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बगहा में बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। रबी की फसलों को जबरदस्त इस वजह से नुकसान पहुंचा है। वाल्मीकि नगर, ठकराहा, मधुबनी, भितहा, रामनगर समेत सभी प्रखंडों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है और इस वजह से देखिए खेतों में लगी हुई फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पानी से खत्म हो गई, कौन उपाय कैला को कोनो चीज कहल नहीं से बनत, गरीब आदमी सारा बिला गई। पानी से फायदा नहीं क्या भइल? बाप रे, वही पानी से तो इतना ना हानि हो गई, सब नाश हो गई। बन जान हमनी के 4 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा ये रहने लगे खेती करनी जान, हमनी के गेहूं के खेती सब डूब गई बड़ी सोन बारिश के चलते, आदमी तबाह है से।
तो पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों की चिंता इस वक्त बढ़ गई है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने और ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाया है। किसानों का अब कहना है कि मौसम ऐसा ही अगर रहा तो उनकी पूरी की पूरी मेहनत जो है उस पर पानी फिर जाएगा। खेतों में गेहूं, सरसों, आलू और प्याज की फसलें तैयार होकर खड़ी हैं। तस्वीरें देखिए, लेकिन ओलावृष्टि से ये फसल बर्बाद होती हुई अब नजर आ रही है। जितना थोड़ा सरसों जो है सब नुकसान हो गया है, सब गिर गया है। जो बारिश हुई है इस मौसम बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ है हम किसानों का। ये इसमें हम लोग के आलू, दलहन, तिलहन जितनी भी खेतियां हैं सब बर्बाद हो गई हैं। आज कई रोज से बारिश हो रही है, जो फूल लगे थे वो झड़ चुके हैं। 3 गो खेत में आलू रोपे थे, झुलसा रोग पकड़ लिया। बहुत बचाने की कोशिश की, दवा भी छीटे लेकिन बच नहीं पाया। वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों की परेशानी इस वजह से बढ़ी हुई है। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो पिछले दिनों बिहार में हुई रिकॉर्ड बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वैज्ञानिकों की अगर मानिए तो 800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक किसानों को उठाना पड़ा है। देखिए संवाददाता रवीश नारायण की रिपोर्ट। पिछले दिनों पूरे बिहार में हुई रिकॉर्ड बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है और जिस ढंग से पूरे बिहार में बारिश हुई है और साथ साथ ओले पड़े हैं, उससे दलहन और तिलहन के फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और बताया जा रहा है कि 800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कुल जो फसल है वो 30% से ज्यादा जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम पटना के ऐसे ही किसानों के बीच है जहां पे आप देख सकते हैं कि जो फसलें हैं वो किस कदर बर्बाद हुई है। ये आलू की फसल जो है वो लगातार बारिश होने से और ओले पड़ने से वो तबाह हुआ है। जो दलहन की फसलें हैं वो भी काफी नुकसान पहुंचा है। सबसे बड़ी बात है कि पटना में बताया जा रहा है कि यह जो बारिश हुई है वो पिछले 70 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। फरवरी के महीनों में 36 mm की बारिश हुई है, जो आज से 70 साल पहले जो बताया जा रहा है कि 40 mm की बारिश हुई थी। और ये कितना नुकसान किसानों को पहुंचाया है वो हम जानते हैं। हमारे साथ किसान हैं यहाँ पे। बाबा, बारिश जिस ढंग से हो रही है, आपको कौन कौन का फसल का नुकसान हो रहा है? दलहन और तिलहन, और गेहूं का भी हो रहा है। कितना नुकसान हुआ है? करीब 50 बीघा दे क्षति है। हमने चाह रहे हैं कि इसे कुछ हो जाए, बाकी होने नहीं पा रहा है। तो क्या इसमें आप लोगों का जो दलहन लगाया हुआ है उसमें बारिश से कितना नुकसान पहुंचा है? बारिश से समझिए कि सर जैसा बारिश हुआ है इस बार उससे बहुत नुकसान है। मतलब कि मैंने पूरे अपने जीवन काल में, मतलब जितना मेरा एज है उसमें मैंने मतलब कि ठंड के मौसम में इतनी बारिश नहीं देखी है। देखिए, एक तो कोरोना की महामारी थी ही, तो किसान ऐसे ही पीछे था और भारत में ऐसे भी किसान पीछे, और इस बारिश ने तो पूरा तबाही मचा दिया है। मतलब कुछ नहीं बचा है। मतलब कि छोटे किसान के तो छोटा ही खेत रहता है, जैसे कि 1 बीघा हुआ, 2 बीघा हुआ, उस तरह से। और जिसको 20 बीघा हो, 30 बीघा हो, उसको कितना नुकसान हुआ होगा वो तो खुद सामने खेते वाले से पूछे। अब सारे लोगों की नजरें हैं सरकार की तरफ कि जो फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी कम से कम भरपाई मिल सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। आज सरस्वती पूजा है और पूरे देश में धूमधाम से सरस्वती की पूजा की जा रही है। बिहार विधानसभा के लाइब्रेरी की बात करें तो मां सरस्वती की पूजा आराधना यहां की गई। विधानसभा लाइब्रेरी में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने मूर्ति स्थापित किया और उसका अनावरण भी किया। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहां पर की गई। इस मौके पर विधानसभा के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक मौजूद थे। ज्ञान विज्ञान की ये देवी हम सबको बिहार की प्रगति के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार की जनता के मन में सद्भावना के लिए, सामाजिक सद्भाव के साथ साथ हमेशा बिहार का विकास हो, बिहार का गौरवमयी सांस्कृतिक इतिहास फिर से उस मुकाम पर पहुंचे, इसी कामना के लिए आज सभी लोग पूजा आराधना इनकी प्रतिमा के साथ कर रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक